नमस्कार साथियों। मैं हरेंद्र चहर आपका आपके अपने चैनल आरएल देसी स्टडी रिव्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग जानते हो साथियों कि मैं एसएससी जीडी का मैथ का जो पेड मॉक है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आता हूं और मैं आशा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, तो मैं आपको आज 31 दिसंबर है, तो सबसे पहले आप सबको एडवांस में ही नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको मैं प्रेषित करता हूं। तो बच्चों, आप सब लोग देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 द्वारा विभाज्य है? तो एक तो इससे करने का तरीका यह कि आप 120 से विभाजित देकर देख लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप 120 से विभाजित करने का एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो और 8 से विभाजित हो, तो वो 3 से जो विभाजित होगी तो वो संख्या 120 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग, 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है, सभी संख्याओं का योग या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 और 7 8, 8 0 8 और 2 10 और 8 18। कितना? 18। 18 3 से विभाजित है या नहीं हम देखते हैं, 3 से ये 6 बार। क्लियर है ना? तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाजित है, तो हमें उम्मीद है कि 120 से विभाजित होगी। और संख्या हम लोग देखेंगे, 1 और 4 5 और 2 7 और 4 11, इसका योग 11 आ रहा है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा। हम फिर ऑप्शन सी चेक करते हैं, 1 और 5 6, 6 और 6 12 और 2 14। 14 हम लोग 3 से देखेंगे तो ये भी विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं हम, 1 और 7 8, 8 और 3 11 और 6 17। इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका जो मॉक का जो नोटिफिकेशन हुआ करेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर दिया गया है अम्ल का अनुपात और किसका? पानी का अनुपात। अम्ल और पानी, अम्ल और पानी का जो रेशियो वो कितना है? 7:4 है। वो आगे क्या कह रहा है कि 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो गया? अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो गया। यहां देखने वाली बात है कि मिलाया क्या है? पानी। मिलाया क्या गया? पानी। तो अम्ल तो पहले भी सेम होगा और अब भी सेम होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मान लीजिए कि 10 लीटर घोल था, 10 लीटर था, कोई भी चीज थी 10 लीटर थी। मान लीजिए हमने मान लिया कि 10 लीटर था वो पानी और दूध था। क्लियर है? तो अब इसमें हमने बता दिया कि पहले ही कि इसमें 7 लीटर क्या था? दूध था और 3 लीटर पानी था, 3 लीटर पानी था। अब मैं कहूं कि इसमें 2 लीटर और पानी मिला दिया जाए, 2 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो उसमें घोल में जो है वो दूध की मात्रा कितनी होगी? तो दूध तो पहले भी है और अब भी है, क्योंकि पानी तो मिलाया हमने। भाई दूध की मात्रा तो चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने पानी मिलाया, पानी बढ़ गया। समझ रहे हो ना? तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट है। अब उसने क्या, 2 लीटर पानी मिलाया, तो आप लोग देख रहे हो कि अम्ल पहले भी 7 था और अब भी 7 है, तो कोई चेंज करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये सेम नहीं होता तो इसे हम लोग देखते, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 2 लीटर पानी मिलाया, तो आप लोग देख रहे हो कि 2 लीटर पानी, यहां तो 1 बढ़ा 4 से 5 और यहां क्या, तो हम लोग कह देंगे कि 1 का मान 2 है। क्लियर है? अब उसने मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछी है, तो आप यहां अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10 तो पानी की आ गई और 2 का इधर करोगे तो ये 14 लीटर अम्ल आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है ना? बहुत शानदार तरीका है बच्चों, इससे शानदार तरीके जो और आपके लिए शानदार तरीके होते हैं उनमें से एक ये भी शानदार तरीका है जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
जो टाइम टेकिंग होते हैं उनमें कम से कम समय लेने के लिए यह आपके लिए शानदार तरीका है। क्लियर है ना? तो अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें अगर ये दूसरी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2.7 और 20.25 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या है, 2.7 है एक संख्या और एक क्या है 20.25। क्लियर है ना? तो आप सब लोग जानते हो कि इससे मैं दशमलव को हटाऊंगा तो यहां इससे दशमलव हटाने के लिए यहां 10 कर सकता हूं और यहां इससे दशमलव को हटाने के लिए 2 जीरो। क्लियर है? लेकिन याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें हमें करना क्या होता है कि ये जीरो है ना, तो ये बराबर करना होता है हमें, तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? अब जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप सब लोग जानते हो कि जो भी पूछा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर का तो हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि जो जिस क्वेश्चन में पूछा जाता है अंश का तो हम वो ही निकालते हैं और हर का हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहां पर एचसीएफ पूछा है तो अंश का तो हम निकालेंगे एचसीएफ और हर का एलसीएम। अब इसको निकालने के लिए भाग विधि से मैं निकाल देता हूं। 270 का अगर 2025 में हम लोग भाग देंगे तो इसका 10 से 2700 हो जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी 18, 6 7 42, इसका लगभग 7 आ जाएगा। तो 7 जीरो, सत्तू सत्तू 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। क्लियर है यहां तक? तो यहां 5 शेष बचेगा, 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा और यहां 2, तो 2 से 35 का हम 2 से 70 में देंगे। क्लियर है ना? 2 से 70 में, तो ये एक बार जाएगा 2 से 35। क्लियर है ना? और यहां 2 से 70 में से 35 गया तो 35। क्लियर है? तो अब अगर बात की जाए, ये सॉरी 135 रहेगा, यहां 9 से 1 जो रहेगा इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। इसमें क्या रहेगा, हमने यहां जो माइनस किया है वो थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखिए आप ध्यान से कि ये क्या है 5 जीरो, 12 में से 9 गए तो 3, हमने यहां जो बचा था डायरेक्ट कर दिया, ये 9 में से 8 गया तो 135। अब हम लोग 2 से 70। क्लियर है ना? अब 135 से 2 बार तो 2 से 70, तो कहने का मतलब एचसीएफ आ गया 135। तो मैं यहां लिख दूंगा ऊपर का एचसीएफ आ गया आपका 135। क्लियर है ना? अपॉन नीचे की जो संख्या होती है उसका हम लासापा लेते हैं तो एलसीएम सेम 100 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब 100 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.35 इस क्वेश्चन का एचसीएफ आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि कुछ और लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंचे, जिससे कि वो भी अपनी जो तैयारी कैसी चल रही है वो भी चेक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 80 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज कहने का मतलब है कि ऐसा भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो हमने मान लिया कि ये आपका चतुर्भुज है। क्लियर है ना? ये क्या समचतुर्भुज है। अब इसकी परिमाप आप सब लोग जानते हो कि सभी जितनी भी भुजाएं होती है उनका योग होता है। तो ये कितनी है, 1 2 3 4, समय तो सभी समान है। हमने मान लिया कि ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। अब चारों क्या दिया है, तो हमने 4a बराबर कितना दिया गया परिमाप 200 सेंटीमीटर, तो a बराबर कितना आ गया 50। क्लियर है ना? तो भुजा आ गई 50। क्लियर है? 50 ये सारी। अब इसमें एक विकर्ण दिया गया तो हमने मान लिया कि ये विकर्ण है। ये विकर्ण कितना दिया गया है, इसकी जो लंबाई दी गई है वो 80 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि ये दूसरा विकर्ण होगा। क्लियर है ना? अब ये तो 50 सेंटीमीटर है, ये आपको पता है। ये 80 सेंटीमीटर यहां से यहां तक था तो बीच से ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है आप सब लोग जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हम वही यहां पर रख देंगे। तो ये क्या रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो 50 का जो स्क्वायर है माइनस 40 का स्क्वायर आ जाएगा इसको निकालने के लिए। तो ये 2500 माइनस 1600। क्लियर है ना? ये कितना आ गया 900। क्लियर है?
और आप लोग जानते हो कि जो कर्ण का होता है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये यहां से कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर है यहां तक? जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम विकर्ण को D1 और D2 से मान लेते हैं। तो D1 तो कितना दिया गया था, 80। अब D2 आपका कितना आ गया भाई, 30 की ये भुजाएं तो 30 ये होगा। क्लियर है ना? तो कितना आ गया, 60 आ गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है क्षेत्रफल समचतुर्भुज का निकालने का, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्लियर है मेरे साथियों? अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, 1/2 इंटू D1 80, D2 हमने अभी निकाला है 60, आप इसे मल्टी 30, 8 × 24, तो ये आ जाएगा आपका 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। क्लियर है ना? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? साथियों से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो है जो और दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, जिससे वो भी स्पीड बैच का लाभ ले पाए, जो आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आप लोग देख रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन का है। इसको करने के लिए आप सब लोग जानते हो कि बोर्ड मास तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? बोर्ड मास होता है। कहने का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट हल करना होगा, तो हमें ब्रैकेट ही देखने। ये देखोगे तो 16 और 40 कितना हो गया, 30। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ गया, -12 प्लस इसको कर लो 16 से इसमें 4 में करोगे तो 16 तक 64, -28 प्लस 13, इसे करोगे तो ये -3 क्लियर है? अब इसे करोगे तो ये -39 हो जाएगा, ये -28 है ये, तो माइनस माइनस के इसको जोड़ लो। अब इसको कर लो आप, 15 में से 2 गए तो 3 प्लस 64 माइनस 9 और 8 17, 3 और 2 5 और 1 6 67। ये आप देखोगे कि ये माइनस का और ये प्लस का 67 हो जाएगा, 67 माइनस 67 ये कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना है? तो आप लोग देखिए कि शंकु ये होता है, शंकु ये होता है। अब इसमें क्या होता है, शंकु जो होता है इसमें जो ये होता है ये त्रिज्या होती है, ये क्या होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। क्लियर है ना? ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। अब यहां से यहां तक जो आर है वो कितनी दी गई है, आधार की त्रिज्या यही होती है, आधार की त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है? शंकु की ऊंचाई ये यहां से यहां तक होती है। क्लियर है ना? ये हाइट होती है, ये कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। अब शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का आप सब लोग वैल्यू जानते हो 22/7 इंटू आर कितना था 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, एच कितना है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? 7 से कर दो, 2 बार कैंसिल, ये 3 से ये 5 बार, 5 दूनी 10, 10 का करोगे तो 140 और इंटू 22। क्लियर है ना? तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 1 0 ये, तो 3080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है ना? और इसी प्रकार को आपको यही शानदार तरीके मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो एग्जामों का जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा हमें, अब मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड है, अब उसके चक्कर में आप 4-6 दिन 8 दिन खराब करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, अधिकतर जो क्वेश्चन रहेंगे उनका लेवल यही रहेगा। और मान लो 20 क्वेश्चन, 20 में से 18-17 आप कर पाते हो, आपका बहुत अच्छा स्कोर है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात पूछा है। तो आप सब लोग जानते हो कि अभाज्य संख्या जो होती है, पहली जो अभाज्य संख्या वो 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी है 8, 19, ये अभाज्य संख्या है। इनको आप लोग जोड़ोगे तो 17 और
13 कितने हो गए 30, 19 और 11 30, 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17, ये कितना हो गया 60 प्लस 17, क्लियर है ना, ये 77 हो गया। औसत कितनी संख्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग दे दिया। ये तो आ गया प्रथम 8 संख्याओं का औसत, क्लियर है ना। अब उसने क्या कहा, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ही है और 10 सम संख्याओं का औसत, उनका रेशियो पूछा है। तो अब 10 सम संख्याओं का औसत के लिए फॉर्मूला होता है n+1, n+1, तो ये टोटल होता है, तो ये टोटल है, तो इसका संख्या 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 11, औसत के लिए 10 से भाग, तो औसत कितना आ गया 11। इनका रेशियो पूछा है। रेशियो की अगर बात की जाए तो आपको रखना है सीधा, पहले 77/8 रेशियो 11, क्लियर है ना, ये औसत ही आ गया, 8 इधर चला जाएगा तो 77 रेशियो 11 इंटू 8, 11 से ये 7 बार कैंसिल, 7 रेशियो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपका इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्लियर है ना, कितना रहेगा 7 रेशियो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन हो सकता है डी इसमें यही हो, क्लियर है ना, 7 रेशियो 8, क्लियर है यहां तक सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। शांत जल में एक नाव की गति दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो मैं आपको बता दूं, हम क्या है कि इसको शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की जो चाल होती है या गति होती है उसे हम x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं, क्लियर है ना। और धारा की जो गति होती है उसे y मान लेते हैं, धारा की गति जो है उसे हम y किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं, क्लियर है ना। अब अगर बात की जाए इसमें, तो ये लाइट चली गई बच्चे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे। तो ये अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसमें क्या करना है, अब पूछा गया कि धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो धारा के प्रतिकूल का एक फॉर्मूला होता है, धारा के प्रतिकूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस वाई, क्लियर है ना। तो यहां से जो है सापेक्ष या रिलेटिव जो स्पीड होती है वो निकल आती है, और रिलेटिव स्पीड का हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, घंटे में, तो दूरी निकल आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये यहां से जो निकलेगी वो कितना है 8 माइनस 2, कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति आवर आ गई सापेक्ष चाल। अब दूरी बराबर आप सब लोग जानते हो, दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, क्लियर है। और अगर बात की जाए तो चाल आपकी मैंने 6 निकाली है, समय आपका 2 घंटे दिया हुआ है, तो 12 किलोमीटर की यह दूरी तय करेगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, क्लियर है ना, ऑप्शन डी होगा 12 किलोमीटर, क्लियर है ना। तो याद रखना, ऐसे ही शानदार तरीके जानने के लिए, ऐसे ही शॉर्ट तरीके जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन इधर में लगाता हूं इसको, देखिए ध्यान से। अब अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है, इतना दिया गया। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 से अधिक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या, किसकी पूछिए, लड़कों की, तो हम ये लोग यहां लिख लेंगे, ये लड़के और ये लड़कियां, क्लियर है ना। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 11:15, क्लियर है। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन के, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 से अधिक है, तो ये यहां पर 4 अधिक है इससे, लेकिन कितना दिया गया कि ये 2 से अधिक है, क्लियर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50, क्लियर है। पूछा है क्या लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या यहां 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 550 आ जाएगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। तो ये ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक पहिया, क्या कह रहा है, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है दूरी बराबर परिधि, दूरी बराबर परिधि और चक्करों की संख्या। और क्या होता है, जितने भी चक्कर होते हैं चक्करों की संख्या। क्लियर है ना। चक्कर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखिए इसमें पहिए की दूरी कितनी दी है, पहिया कितनी दूरी तय कर रहा है, 44 किलोमीटर, तो हमने यहां लिख दिया 44 किलोमीटर। परिधि का फॉर्मूला जानते हो, 2 पाई आर। क्लियर है ना, 2 पाई आर इंटू चक्कर कितने हैं, 500। त्रिज्या पूछिए, आर पूछिए, तो देखो बहुत आसान है। अब इसमें एक चीज और है, ये किलोमीटर में और आंसर जो है वो आपका मीटर में। क्लियर है ना। तो आप सब लोग जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। क्लियर है। तो यहां मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दूंगा, तो 44 इंटू 1000 हो जाएगा। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 44 में 1000 का मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लिख लेंगे 22/7 इंटू आर इंटू 500। क्लियर है यहां तक सबका। ये 22 दूनी 44 से ये 44 कैंसिल, ये 500 से ये 2 बार कैंसिल, 7 इधर आ जाएगा तो 14 बराबर आर। और यही पूछा गया कि त्रिज्या कितनी है, आर को हम लोग त्रिज्या से डिनोट करते हैं, आप सब लोग जानते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना। ऐसे ही शानदार तरीके और शानदार ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु क्या है, बहुत शानदार है। देखो तो जो रेशियो हमने उसका मान लिया कि ए और बी, क्या ए और बी। क्लियर है। तो उससे हमने मान लिया कि ये 2x है और ये 3x है। अब उसने क्या किया है कि 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष, मान लो कि आज आपकी उम्र या मेरी उम्र जो भी है, तो 5 वर्ष बाद बढ़ेगी या कम होगी, भाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। मैं ये कहूं कि आज मेरी उम्र 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 35। आपसे मैं कहूं कि आपकी उम्र किसी की 20 वर्ष है और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। तो बस यही करना है हमें। तो ये 2x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, और ये 3x + 5 हो जाएगा, ये 5 वर्ष बाद की बात है। उनका रेशियो कितना दिया उसने, 2x + 5 अपॉन 3x + 5 बराबर रेशियो कितना हो रहा है, 3:4। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 4 दूनी 8x + 20 बराबर 3 से 9x + 15। क्लियर है। ये इधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 20 में से 15 के दो 5, x बराबर कितना आ जाएगा, 5। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या थी, 2x और 3x। भाई वर्तमान आयु यही तो थी, ये तो 5 वर्ष बाद की बात है, ये इसकी वर्तमान आयु है। तो 3 × 5, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक 442 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार करती है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। आपके हाथ में पेन कॉपी हो, उससे थोड़ा सा रखें और ध्यान से देखें। और ये अब तक के जितने भी क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा शानदार है और इजी भी है। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछिए। हमें तो पहली रेलगाड़ी की नहीं पता है, तो दूसरी की कैसे पता चलेगी। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो पहली रेलगाड़ी की जो चाल आ जाएगी, चाल बराबर आप सब लोग जानते हो, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। क्लियर है यहां तक सबका।
तो दूरी पहली ट्रेन जो है वो कितनी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार कर रही है। तो आप सब लोग जानते हो कि जब कोई भी रेलगाड़ी खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे या प्लेटफॉर्म पे कोई लगा हुआ जो साइन बोर्ड होता है उसको पार करे, तो उसे पार करने में वह दूरी ही मानी जाती है जो स्वयं ट्रेन की होती है। क्लियर है यहां तक सबका? तो अब हमने वही माना है, तो 442 मीटर ही दूरी रहेगी। समय कितना दिया था 13 सेकंड में पार कर रही है। तो चाल कितनी आ जाएगी 13 दूनी 26, 13 ती 39, 5 बचेंगे 52, तो 13 26 13 ती 39, 13 चको 52। क्लियर है यहां तक? तो ये 34 मीटर पर सेकंड आ गई। क्लियर है? अब आ गई क्वेश्चन पढ़ो। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही, विपरीत दिशा ऐसे होती है हमेशा, यात्रा कर रही विपरीत दिशा कैसे होगी, एक तरफ से ये जा रही होगी और एक तरफ से दूसरी आ रही होगी। यात्रा कर रही समान लंबाई की, समान लंबाई की मतलब यह कि इसकी भी 442 मीटर है और उसकी भी 442 मीटर ही लंबी है वो या दूरी है उनकी। 17 सेकंड में पार करते तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखो इसमें ये दोनों आगे समझ में। अब आपको क्या करना है कि पहली तो ये चाल आ गई, अब सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमें पता नहीं, इसकी तो हमने मान लिया कि पहली ट्रेन की जो 34 मीटर पर सेकंड चाल है। अब इसका निकालने के लिए हमें पता नहीं, तो हमने इसका मान लिया x मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सापेक्ष चाल है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी भाई, सापेक्ष चाल क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है। तो हमने क्या कहा, दूसरा फॉर्मूला क्या पूछा इसमें, चाल। चाल बराबर आप सब लोग जानते हो क्या होता है, चाल बराबर दूरी गुणा समय। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, चाल पहले 34 थी तो ये जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स, ये सापेक्ष चाल आ गई। दूरी अब दोनों जुड़ जाएंगी भाई, पहली ट्रेन की दूसरी ट्रेन की, क्योंकि दूसरी ट्रेन भी समान ही लंबाई की है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 884, तो 884 इंटू समय कितना ले रही थी, 17 सेकंड में पार कर रही है। क्लियर है यहां तक सबका? अब देखो ध्यान से, अब इसमें ये थोड़ा सा वो गलत लिख गया, इससे मैं सही कर देता हूं। ये क्या होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। देखो ध्यान से इसे, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से इसे, चाल वही सीन रहेगा, चाल क्या आई थी 34 और वो x, 34 प्लस एस सापेक्ष चाल हो गई। दूरी दोनों की जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 884। समय कितना ले रहा है 17 सेकंड। क्लियर है? 17 से करोगे तो 17 पंजे 85, 3 बचा, 34 17 दूनी 34। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 34 प्लस एक्स बराबर 52। तो x बराबर 52 माइनस 34, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग देख 12 में से 4 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 18 मीटर पर सेकंड आएगी दूसरी ट्रेन की चाल। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 14 से अवैध मतों के कारण, ध्यान देना इस बात पर, यही इस क्वेश्चन की रीढ़ की हड्डी मान लो एक तरह से। ये समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसान तरीका से कर सकते हो। अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है, तो अवैध मतों का प्रतिशत पूछा है। अब देखो, मान लिया हमने कि 100% टोटल वोट थे। क्लियर है ना? अब इसमें से 42% पड़े एक को और दूसरे को कितने पड़ेंगे फिर 58%। क्लियर है यहां तक सबका? अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो 14 से अवैध मत हैं वो 42% में ही शामिल है। आप लोग देखोगे जिसे 42% मिले थे, परंतु 14 से अवैध मतों के कारण उसके ही वो अवैध मत थे। तो इसमें आप लोग देखोगे कि ये इसका जो डिफरेंट आएगा वो कितना आ गया, 16% आ गया। क्लियर है? अब इसको हम करने के लिए या तो इसे 100x मान लो, तो ये भी 42x और 58x आ जाएगा, क्योंकि हमें हल करने के लिए आसान हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि 16x है, तो ये 16x माइनस 1400,
इज इक्वल टू आ जाएगा कितने प्रतिद्वंदी से 3080। भाई यही तो मतों के बहुमत से हार जाता है, तो यही तो 16% का अंतर है। ये और जो अवैध मत है ये दोनों ही तो अंतर माने जाएंगे। भाई आप समझो कि ये इतने मतों से हार रहा है, दूसरा इतने मतों से जीत रहा है, ये 14 से उसके अवैध मत और हो गए, तो वो ये दोनों ही तो डिफरेंट रहा। क्लियर है ना? तो 16% ये दोनों का डिफरेंट रहा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये 16x बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 4 और 4। तो x बराबर 16 दूनी 32, 12 बचे 8, 16 दूनी 32, 16 38 16 पंजे 80, 16 के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 2 से 80। क्लियर है ना? कितने 2 से 80 एक्स, और टोटल कितने हो जाएंगे 2800 मत। क्लियर है ना? 2800 नहीं 28,000। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से भाई 100 एक्स की वैल्यू 2 से 80, तो यहां रखेंगे तो ये 100 इंटू 2 से 80। क्लियर है ना? 3 जीरो तो 28,000। अब उसने क्या पूछा है कि अवैध मतों का प्रतिशत, अवैध मत कितने थे 1400, और प्रतिशत किस इसके बराबर। क्लियर है ना सबका? क्योंकि भाई टोटल तो अब इतने निकले ना, और टोटल का हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत हैं, तो 14 इंटू 100। क्लियर है सबका? 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 से 2 28, 2 से ये 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अवैध मत थे वो कितने थे, टोटल का 5% थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है ना? ये थोड़ा सा वैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया, शॉर्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को जोड़ के 42 और 58 का 16% बराबर डायरेक्ट आ जाता। 16% बराबर क्या आ जाता, इन दोनों को आप जोड़ते तो कितना आता आपका 4480। कितना आता 4480। यहां से भी निकाल लेते तो 1% बराबर कितना आ जाता 2 से 80। 100% बराबर 28,000। क्लियर है ना? 100% बराबर 28,000। फिर यहीं से हम लोग इसे कर लेते, ये तरीका था शॉर्ट के लिए। क्लियर है ना? मैंने दोनों आपको बता दिए डिटेल में, कैसे करना है आपको, कैसे नहीं करना है। क्लियर है ना? और ऐसे ही नए नए तरीके पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके सामने है, और आप लोग देखोगे कि ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो इसे ध्यान से। अब अगर बात की जाए इसमें, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, एक साथ वो कार्य करते हुए वे किसी कार्य को इतने दिन में कर लेते हैं। बी और सी उसी कार्य का 4/9 भाग, कितना 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब 4/9 भाग तो हम तब निकालेंगे जब हमें पहले मालूम हो कि कितना टोटल कार्य है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी की जो कार्य क्षमता दी है वो कितनी है 2:5:3। तो इन तीनों की हम जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 10। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, कुल कार्य भाई 10 इनकी कार्य क्षमता, तीनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन 27 दिन, तो 27 इंटू 10, तो कितना आ गया 2 से 70 आ गया कुल कार्य। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया बी और सी मिलकर उस कार्य का 4/9, तो टोटल कार्य कितना है 2 से 70। इसका 4/9 भाग निकालेंगे, 4/9 9 30 27, तो 4/9 भाग कितना आ गया 120। क्लियर है ना? अब 120 कार्य को बी और सी, तो बी 5 और 3 8, 120/8, तो 8 से 8 1 1 8 4 8 5 40, तो ये कितना आ गया 15 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य के 4/9 भाग को कर लेंगे। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष 20% की दर से बढ़ रहा है। यदि उसका वेतन आज इतने है तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका बहुत शानदार तरीका है, कुछ नहीं है 20% को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो 20% का आप सब लोग जानते हो कितना है 1/5। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब वो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। तो 3 वर्ष हम लोग देखेंगे तो एक वर्ष में 5 से 6 हो गया, फिर दूसरे वर्ष में भी 5 से 6 हो गया, और तीसरे वर्ष में भी 5 से 6 हो गया। अब आप लोग देखोगे तो इनका मल्टीपल करोगे तो 125,
और इनका करोगे तो 2 से 16। क्लियर है यहां तक सबका? अब देखो उसका वेतन आज, मतलब आज कितना है, 125 की वैल्यू कितनी है, 14,000 है। क्लियर है? तो अब एक की निकालने के लिए 125 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो इसका हम 25 पंजे 125, 25 चक्र 100। क्लियर है यहां से? भाई ये 100 ही तो होता है, तो मैंने ये कर लिया। अब 140 इंटू 4 आ गया। अब इसे एक और तरीका करने के लिए इसे 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 4 अट्ठा 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112। अब पूछा गया 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो 2 से 16 में 112 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 16 इंटू 112। क्लियर है ना? तो आप लोग देखोगे कि इनमें किसी में दो का ही अगर यूनिट डिजिट है तो 12 आएगा। क्लियर है ना? तो आप इसे करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ही होगा, क्योंकि यहां 0 है, यहां 4 है, तो आप लोग देख सकते हो इसे करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर नहीं होता ऐसा तो हम लोग करते, उसमें क्या दिक्कत है, कोई शॉर्ट तरीका थोड़ी आता, मल्टीपल तो हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन भी शानदार है, बहुत शानदार है, और आप लोग इसे देखोगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये जो है वो आपका चक्रवर्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? चक्रवर्ती। 8,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार तरीका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसकी जो 15% वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए, तो डायरेक्ट अगर 2 वर्ष के लिए इसकी 32.25 होती है, मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, उनके लिए मैं तरीका बता देता हूं। 2 वर्ष है तो इसकी इफेक्टिव जो दर है वो हम ऐसे निकालेंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100। क्लियर है यहां तक? 15 15 30 प्लस ये 2 से 25 होता है, 2 से 25 बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2, तो 32.25। यही मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस आप 8,000 का 32.25% निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8,000 इंटू 32.25%। क्लियर है? परसेंट हटाएंगे हम लोग तो 8,000 इंटू 32.25 अपॉन 100। क्लियर है यहां तक सबका? इसे हटाएंगे तो 1 और 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। क्लियर है यहां तक? अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 ती 21 और 1 22। क्लियर है यहां तक सबका? अब आप इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, तो आपको इसका 58 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 ती 24 और 1 ये 25, ये कितना आएगा 25। 10 नीचे है पहले से, तो 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2580 रुपए होगा। क्लियर है ना? क्या होगा? 2580। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। है ना शानदार तरीका? आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको क्या करना है, 2 वर्षों का इफेक्टिव दर निकाल ली। इफेक्टिव दर 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100, जो ए प्लस भी आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ये इफेक्टिव दर आ गई। इफेक्टिव दर हमने ये पढ़ा ली। अब यही इस क्वेश्चन में मान लो मिश्र धन पूछा होता तो आप इसको जोड़ के इसमें कर देते, या डायरेक्ट निकालने के लिए 132.25 भी कर सकते थे। अगर आपको मिश्र धन निकालना होता तो 132.25 डायरेक्ट आप 8,000 का निकालते तो मिश्र धन आ जाता। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, हमने मान लिया कि ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और एक तरफ हमने क्रय मूल्य लिख लिया। क्लियर है ना? एक तरफ हमने क्रय मूल्य लिख लिया। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना है 100,
तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 125। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब वो कह रहा है दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। ये इस क्वेश्चन का पॉइंट है, मुख्य बिंदु है कि छूट किस पर दी जाती है। आप सब लोग जानते हो, अंकित मूल्य पर। क्लियर है। तो अब यहां से यहां तक कितना प्रॉफिट हो रहा है 25 होगा, लेकिन छूट किस पर दी जाएगी अंकित मूल्य पे। तो 125 इंटू 100। क्लियर है। 25 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20% होगा। क्लियर है ना। वो लाभ कमाने के लिए अधिकतम 20% की भी छूट दे सकता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऐसे शानदार तरीके मिलेंगे आपको बहुत ही इजी तरीके से, और आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं एक बार, आप आराम से ये जो हमने पेड लिए हैं इनका हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और हम आपके साथ और आपसे ज्यादा ही मेहनत करेंगे, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। क्लियर है ना। तो आप लोग भी उस मेहनत को बरकरार रखें, और मुझे ऐसी उम्मीद है और आशा भी करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु को 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ, इतने में बेचने पर कोई लाभ हो रहा है, फिर उसी वस्तु को इतने में बेचने पर 3290 में बेचने पर हानि का 5 गुना है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। देखो, यहां मैंने बीच में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मान लिया। क्लियर है ना। अब आप सब लोग जानते हो कि जब लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस अधिक होता है। भाई हम किसी भी वस्तु को जब बेचते हैं तो क्रय मूल्य से जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस कम होगा तब हानि होगी। सिंपल सी बात है कि मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, अब उसे मैं 120 रुपए में बेचूंगा तो 20 रुपए का लाभ है, और 100 रुपए में खरीदी और उसे 80 रुपए में बेचूंगा तो हानि है। मतलब कॉस्ट प्राइस से अधिक बेचने पर लाभ होता है और कॉस्ट प्राइस से कम बेचने पर हानि होती है। सब आप लोग भली भांति जानते हो। अब देखो, तो जो लाभ हो रहा है उसको हमने इधर लिख दिया कि 4550 में बेचने पर, हानि हो रही है 3290 में बेचने पर। अब उसमें एक चीज और कहा गया है कि जो वस्तु को जो लाभ हो रहा है वो इस हानि का 5 गुना है। तो आप लोग देखिए, 4550 माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस 3290। जो ये लाभ हो रहा है ये इस हानि का 5 गुना है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अब ये इक्वल हो गया। क्लियर है यहां तक सबका। अब ये 4550 माइनस सीपी बराबर, इसे करोगे तो आप 5 सीपी माइनस इसका करोगे आप मल्टीप्लाई तो 5 से 0, 5 नाम 45, हासिल 4, 5 10 14, 5 3 15 और 1 16। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सीपी इधर ले आओ तो ये 6 सीपी हो जाएगा। क्लियर है। ये इधर ले आओगे तो ये यहां प्लस का हो जाएगा। प्लस का हम लोग इसे 16 450 दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 2 बराबर 6 सीपी। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 21,000 अपॉन 6, 6 3 18 3। क्लियर, 3 बचेगा, 6 35 3500 कॉस्ट प्राइस आ गया। कितना आ गया कॉस्ट प्राइस जो हमारा वो आ गया 3500। और जब कॉस्ट प्राइस पता है हमें तो हम बड़ी आसानी से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए तो 3500 का 20% लाभ करना है तो 120 अपॉन 100। क्लियर है। तो 100 से ये कैंसिल, 12 पन 60, 12 ती 36 और 6 42, एक जीरो ये, तो 4200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। है ना शानदार तरीका। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, बस कॉस्ट प्राइस को हमने बीच में लिख लिया, इससे लाभ हो रहा है तो इधर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये हानि हो रही थी तो कॉस्ट प्राइस माइनस ये कर दिया। अब उस क्वेश्चन में कहा था कि जो हानि है वो लाभ से 5 गुनी है, या लाभ 5 गुना था तो हमने इसको बराबर करने के लिए 5 इधर कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याज में 26 रुपए का अंतर है, वह धनराशि क्या है।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराने के लिए ऐसा लिखा है उसमें। 5 वर्ष और 6 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 26। तो सिंपल सी बात यही तो है कि 1 वर्ष का कितना है? 26 रुपए ही तो साधारण ब्याज। भाई अंतर आप सब लोग जानते हो कि साधारण ब्याज हर वर्ष का सेम रहता है। तो जब ये 26 है 1 वर्ष का साधारण ब्याज, क्लियर है ना? 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 26 रुपए है। अब हमें निकालना क्या कि वो मूलधन क्या है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे कर लेंगे। आप सब लोग जानते हो कि साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, हमें कुछ करना ही नहीं ज्यादा, मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। क्लियर है यहां तक सबका? अब देखिए जब 1 वर्ष का इतना है तो 5 वर्ष का कितना होगा? तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 के 30, 5 9 10 3 13। अब हमें 5 वर्ष ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो 130 मूलधन हमने x मान लिया, दर 8% दी है, समय हम 5 वर्ष के लिए करें तो 5 वर्ष अपॉन 100। क्लियर है यहां तक सबका? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए तो इसमें आप इसे करोगे तो 5 से ये 5 दूनी 10, 5 6 के 30। क्लियर है यहां तक सबका? अब अगर बात की जाए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और यह है कि इससे 2 से ये 4 बार और ये 13 बार। क्लियर है ना? तो x बराबर 100 इंटू 13 अपॉन 4, 4 से ये 25 बार। क्लियर है ना? तो ये 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जो आपका मूलधन था वो या धनराशि कितनी है? 325। तो ऑप्शन ए। अब ये जरूरी नहीं कि आप 5 वर्ष से 6 वर्ष से करते, तो 6 वर्ष का करते हम लोग, 6 इंटू 26 करते। क्लियर है ना? तो हमने 5 का वर्ष का समय मानकर इसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन मैथ का, वो आपके सामने है। अब अगर बात की जाए इसकी, तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और शानदार है और बहुत इजी भी है। देखो कैसे इजी है। 20%, 20% और 10%, 20%, 20%, 10% की लगातार 3 छूट के समतुल्य छूट पूछा है। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, 100 मान लो, 100 का 20% तो 80 अपॉन 100, फिर 20% 80 अपॉन 100। भाई ये छूटी तो दे रहा, तीसरी दी है उसने 10, 90 पर 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, 8 64 इंटू 9 अपॉन 10, 9 चक 36 और 9 छक 54 और 3 57, 10 पॉइंट आ जाएगा 57.6। क्लियर है यहां तक सब? अब इसे आप 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 57.6। क्लियर है? अब इसे आप निकालोगे तो ये 43 तो 42.4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। आप मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास मैथ की कैसी रही, और ऐसे ही नई नई शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। क्लियर है?